कुछ थोड़ा कंसेप्चुअल बातें कर ली जाए। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल फोर्स मैंने आपको कल परसों भी बताए थे, आज फिर बात करते हैं कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब देखो, फोर्स आपने जो पढ़े हैं वो तो ही है। कौन कौन से फोर्स आपने पढ़ लिए? नॉर्मल, नॉर्मल कितना वर्क करता है, ग्रेविटी mg कितना वर्क करती है, टेंशन कितना वर्क करती है, ये फोर्सेज ही तो हैं। स्प्रिंग, स्प्रिंग के बारे में भी वर्क नहीं देखा, पर हम ये तो जानते हैं कि दैट इज अ फोर्स। वो फोर्स जो वर्क करेगा वो भी करेगा। तो कंजर्वेटिव कौन से होते हैं? मान लीजिए एक फोर्स इस इनिशियल पोजीशन से ऐसे यहां तक लेकर के गया ऑब्जेक्ट को, फर्स्ट पाथ, फिर दूसरी बार वही फोर्स इसी पाथ से लेके गया, चाहे इसी पाथ, सेकंड पाथ से, चाहे थर्ड पाथ से, किसी भी पाथ से लेकर चला जाए दो पॉइंट्स के बीच में, तो वर्क डन सबके लिए सेम रहेगा। यानी वर्क डन फर्स्ट पाथ में, वर्क डन सेकंड पाथ में और वर्क डन थर्ड पाथ में सेम रहेगा। यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर, क्योंकि वो ही सेम है। ऐसे फोर्स क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव। दूसरा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ पाथ। वही नेचर, पाथ अलग अलग है। ये एक सर्कल का एक पार्ट है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन मुड़ जाती है, रेक्टेंगुलर टाइप। तो पाथ के ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, नेचर क्या है क्या नहीं है इससे हमारे, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है, चलो जब आएगा तब बता देंगे। अभी दूसरी चीज है सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस आप गौर से देखें तो सेंट्रल फोर्सेस का मतलब, अगर थोड़ा आगे जाके देखें हम, अगर यहाँ पर Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, तो जरा देखो Q1 Q2 को ऐसे रिपेल कर रहा है, लाइक चार्ज है। आप जानते हैं लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, 12th क्लास में जाके पढ़ लेंगे, तब पढ़ लेंगे, लेकिन जानकारी होने में थोड़ी कोई दिक्कत है। ये इसको ऐसे रिपेल करेगा। अगर ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, तो आपको लगेगा इधर से देखते हो तो इस पॉइंट से ऐसे जा रहा है फोर्स, और इधर से देखते हो तो ये वाला फोर्स ऐसे जा रहा है। यानी कि इस पॉइंट के या तो किसी पॉइंट से ऐसे या ऐसे, कैसे ना कैसे तो आ जा रहा ही है। A force whose line of action always passes through a fixed point। किसी भी फिक्स पॉइंट से ऐसा लगता है फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है, इसलिए उसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। एंड हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स पोजीशन। किसी अच्छा डिस्टेंस कैसे, अच्छा इसका इसका क्या फॉर्मूला होता है इस फोर्स का? फोर्स होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फोर्स है भाई, K Q1 Q2 दीज आर कांस्टेंट टर्म्स, है ना। R दैट इज वेरिएबल, तो R के ऊपर डिपेंड करता है। R दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, कम ज्यादा कर दे तो उस पर फर्क पड़ता है। तो इस तरह की फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स, और इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं F इक्वल्स टू एफ आर। एफ आर का मतलब है फोर्स पर डिपेंडेंसी है, आर कैप जो है उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, यूनिट वेक्टर। तो ये तो फोर्स डायरेक्शन तो होती है। अब मान लीजिए F1 है, F1, और मैं कहूँ ये ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पर है O, तो भाई ये किस डायरेक्शन में हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है R। जब मैंने आपको वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था वेक्टर पर डिपेंडेंसी है। मतलब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है दैट जिसके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता ही है। अब इसकी डायरेक्शन को आप कह सकते हैं आर कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग राइट साइड। तो यहाँ पर आर कैप से मैं मल्टीप्लाई करके बता सकता हूँ। समझा रहा हूँ, अभी जरूरत नहीं है क्योंकि 12th में अच्छे से डिटेल में पढ़ा जाएगा। अभी तो सिर्फ इतना सा समझाया जा सकता है कि भाई ऐसा होता है। कुछ बात समझ में आई मेरी? यस। तो ये बात है, और इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ऑल फोर्सेस फॉलोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। बताओ,
ये फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि इस फोर्स में डिस्टेंस के इनवर्स का स्क्वायर हो रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर m1 m2 मास हो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Fg फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, Fg प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ये भी क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है। तो जितने भी फोर्सेस हैं जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं वो सभी के सभी सेंट्रल फोर्सेस होंगे। अच्छा, यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है, ये कूलम्स फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एग्जांपल भी हो गए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी कि सेंट्रल फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? फिर ऑल सेंट्रल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, ठीक है। सेंट्रल फोर्स आर फंक्शंस ऑफ पोजीशंस ओनली, सेंट्रल फोर्स डिस्टेंस पर डिपेंड करते हैं 1/r² वगैरह। तो हमारी बात चल रही थी कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकता है, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है। सेंट्रल फोर्स एक अलग चीज हो जाती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं कि अलग अलग पाथ के लिए, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, इनिशियल से फाइनल तक अगर कोई वर्क करे अलग अलग पाथ के लिए, वो अलग अलग होगा, वर्क डन अलग अलग होगा अलग अलग पाथ के लिए, जबकि कंजर्वेटिव के लिए वो सेम रहता है। नॉन कंजर्वेटिव के लिए वो वर्क अलग अलग हो जाता है, पाथ पर डिपेंड करता है। एक और बड़ी बात क्या थी वो तो रही गई, कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर कोई इनिशियल पॉइंट यहां से शुरू होता है वर्क और वापस इसी पोजीशन पर आ जाता है घूम फिर करके, या ऐसे सर वाटर तो जीरो जाता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स मैंने उस दिन बताया था, कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो एक क्लोज पाथ के लिए, क्लोज लूप के लिए, राउंड ट्रिप के लिए वर्क डन कितना करते हैं? 0 करते हैं। वर्क डन फॉर लूप, क्लोज लूप कितना होगा? 0 होगा। यहां पर नॉन 0 होगा, यहां पर क्या होगा? वर्क डन फॉर क्लोज पाथ विल नॉट बी 0, वहां 0 होगा, यहाँ 0 नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस को आप नॉन कंजर्वेटिव कहते हैं। अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इनिशियल, depends on the path between initial and final position, and work done in a closed path is not 0. ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। जहां जहां फोर्स आएंगे, देखो वर्क कौन करता है? वर्क कौन करता है? फोर्स करता है। तो जहां जहां फोर्स आएगा वहां वहां वर्क होगा, और जहां जहां वर्क होगा वहां वहां ये से देखने को मिलेगा कि कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल सबसे अच्छा है फ्रिक्शनल फोर्स, जो आप अभी पढ़ रहे थे। आपने देखा था वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ, तो आप कैलकुलेट कर लेते थे। दिस इज बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ पाथ। सही बात है, विच और पाथ पर डिपेंड करता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जांपल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, all velocity dependent forces such as air resistance, viscous force are non conservative forces। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स के भाई वो जो भी जिनके पास भी विस्कोसिटी होती है, जैसे कि हनी है, शहद है, आप उसे नीचे गिरा दें तो वो मुश्किल से आगे बढ़ेगा। पानी को गिरा दो तो पानी तुरंत फैल करके आगे चला जाता है। आप ग्लिसरीन को गिरा दो नीचे तो इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए ये इनका रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ पाते हैं। मूवमेंट का अपोज ज़्यादा होता है। एयर ये सब एयर ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, वेलोसिटी डिपेंडेंट। दूसरा आप देखो, तेज आंधी में अगर आपके अगेंस्ट आंधी है और आप
धीरे धीरे चलो तो आपको कम रेजिस्टेंस लगेगा। आप तेज तेज दौड़ने लग जाओ अगेंस्ट द आंधी तो फिर अगेंस्ट द एयर आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, डिफरेंसेस से और क्लियर हो जाएगा। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से फोर्स होते हैं? वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, उधर पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरा है कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो, ये हम बात अभी अभी देख चुके हैं। नॉन कंजर्वेटिव के लिए राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो नहीं होगा। तीसरी बात है सेंट्रल फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल सेंट्रल फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं, स्प्रिंग फोर्स है और है ना, ये सब कंजर्वेटिव हैं। और मैंने आपको एग्जांपल और बताए थे, क्या बताए थे? ग्रेविटेशन, मतलब सेंट्रल फोर्स ग्रेविटेशनल है ये, और आपका कूलाम्स लॉ, कूलाम्स फोर्स, कूलाम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है, इसलिए इसने यहां लिख दिया सीधे सीधे सेंट्रल फोर्सेस और स्प्रिंग फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं ये, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलाम फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं जो आते रहेंगे आपके आगे जा करके। इधर कौन से एग्जांपल है? अभी अभी बताया था, ऑल वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्सेस लाइक विस्कस, ड्रैगिंग फोर्स वगैरह वगैरह, ये सब नॉन कंजर्वेटिव हैं। When a non-conservative force acts within system, the kinetic energy and potential energy can change. However, there are some the mechanical energy of system does not change. इसके बारे में अभी आप चिंता ना करें, हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ेंगे, ये उसके बारे में हमें बताना चाहता है, लेकिन हम अभी इस पर बस पढ़ लीजिए। When a conservative force act within the system, the kinetic energy and potential energy can change. ये क्या हुआ? सेम कर दिया, नॉन कंजर्वेटिव। However, there some mechanical energy of the system does not change, है ना। दूसरी बात है वर्क डन इज, ये क्या कह रहा है? However, there some in mechanical the mechanical energy system does not change, सेम ही तो कह रहा है, does change, चेंज होगा भाई। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, दोनों का सम जो है वो चेंज हो सकता है, इधर चेंज नहीं होगा। यही चीज़ हम आगे जाके सीखेंगे, तो इस पर बस पढ़ लेना, रट्टा मारने की ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डिटेल में हम बात करेंगे इसकी। वर्क डन इज कम्प्लीटली रिकवरेबल, आप वर्क पूरा का पूरा रिकवरेबल है, वापस मिल सकता है, इसमें कंप्लीटली नॉट रिकवरेबल। भाई फ्रिक्शन है ना, जैसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन से आपका जूता अगर इस तरह से आगे जा रहा है, आगे जा रहे हो, तो मेरा जूता जो है शूज वो घिस रहा है, फ्रिक्शन के कारण तो है, और मैं वापस ऐसे जाऊंगा तो मैं वापस अपनी जगह पर चला गया, तो क्या वो जो घिसा हुआ पोर्शन लग गया, चिपक गया, मेरा जूता वापस से खराब होने से मतलब खराब ही नहीं हुआ। मैं स्कूल में कोचिंग आया, अगर पैदल पैदल आया, मेरे शूज़ घिस गए और कोचिंग से मैं वापस घर गया, तो मेरे वो जो घिसे हुए शूज़ वापस से ठीक हो गए, फिर तो मौज ही नहीं हो जाएगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शन इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आपको ये दोनों के दोनों कॉलम समझ में आए पूरा पूरा?